आपको ये वाली कंडीशन क्वेश्चन में गिवन है। फर्स्ट कंडीशन, इसमें एक स्प्रिंग है, स्प्रिंग का फोर्स कांस्टेंट गिवन है 40 न्यूटन पर मीटर और ये इनिशियली अनस्ट्रेच्ड है स्प्रिंग। ठीक है, स्प्रिंग शुरुआत में अनस्ट्रेच्ड है और इसकी ये वाली लेंथ कितनी दी है, स्प्रिंग की लेंथ दी है 40 सेंटीमीटर। ठीक है, ये वाला ब्लॉक का मास है 320 ग्राम, इसका मास भी है 320 ग्राम। ठीक है, दोनों इक्वल मास के बॉडी हैं और ये फ्रिक्शनलेस सरफेस है। ठीक है ना, ये वाली फ्रिक्शनलेस सरफेस है। अब क्वेश्चन में गिवन है, इसको जैसे ही रिलीज करते हैं, मतलब आपने क्या किया होगा, इस सिस्टम को कहीं पर पकड़ के रखा होगा, इसको यहां से पकड़े होगे, इसको भी पकड़ के रखे होगे। अब आपने इसको रिलीज कर दिया, ठीक है ना, तो अब होगा क्या, ये वाला ब्लॉक नीचे आना चाहेगा। जब ये ब्लॉक नीचे आएगा, ये रस्सी है तो रस्सी इस वाले ब्लॉक को आगे खींचेगी। ठीक है ना, इससे स्प्रिंग की लेंथ भी चेंज होती जाएगी और एक कंडीशन ऐसी आ जाएगी कि ब्लॉक इस ग्राउंड से कांटेक्ट छोड़ देगा। ठीक है ना, ब्लॉक थोड़ा सा ऊपर उठ जाएगा, ग्राउंड से कांटेक्ट छोड़ देगा। ठीक है ना, तो सेकंड केस हम यहां पर ड्रॉ करते हैं। एक केस ऐसा आएगा, ठीक है, एक पॉइंट ऐसा आएगा कि ग्राउंड से इसका कांटेक्ट छूट जाएगा। ठीक है, ये वाला ब्लॉक यहां से यहां तक आगे बढ़ जाएगा। ठीक है, ये डिस्टेंस लेते हैं L। आ रही बात समझ में, ये L डिस्टेंस आगे चला गया तो क्या होगा, जब ये ब्लॉक यहां से यहां तक आगे जाएगा तो उतनी ही रस्सी रिलीज हो जाएगी। तो ये वाला जो ब्लॉक है, ये वाला जो ब्लॉक है अपनी इनिशियल पोजीशन से L लेंथ नीचे चला जाएगा। ठीक है, ये भी यहां से L लेंथ नीचे चला जाएगा। देख लो बेटा, यहां तक बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही, ये इसकी इनिशियल पोजीशन है। ठीक है, इससे L नीचे ये चला गया और इस समय चलते चलते इसकी वेलोसिटी हो गई v। इस समय चलते चलते इसकी वेलोसिटी हो गई v। ठीक है ना, जब ये v वेलोसिटी से चलेगा तो ये वाला ब्लॉक भी v वेलोसिटी से चलेगा। आपको v की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, आपको इस केस में v की वैल्यू फाइंड करनी है। अब आप एक बात और बताओ, स्प्रिंग अपनी नेचुरल लेंथ पर रहेगी कि स्प्रिंग स्ट्रेच्ड हो जाएगी, ये बताओ। थोड़ी सी स्ट्रेच हो जाएगी। ठीक है ना, यहां तक बात समझ में आ रही। इसकी इनिशियल लेंथ गिवन है 0.4, 40 सेंटीमीटर मीन्स 0.4 मीटर। ठीक है ना, अब आपने मान लिया कि स्प्रिंग x लेंथ तक स्ट्रेच्ड हो गई, तो इसकी ये वाली लेंथ कितनी हो जाएगी, 0.4 प्लस x। ठीक है, बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही। लेट स्ट्रेच, फिर से देखो, स्प्रिंग पहले यहां पे थी, अब धीरे 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 ये ब्लॉक आगे जा रहा है। ठीक है, तो ये स्प्रिंग बढ़ती जा रही, इसकी लेंथ कितनी बढ़ गई, x। ठीक है, ऐसा मान लिया कि स्प्रिंग की लेंथ इंक्रीज हो गई x। ठीक है, और इसने यहां पे इनिशियल पोजीशन से थीटा एंगल बना लिया। ठीक है, अब आप हमें ये बताओ, ये हो गया फर्स्ट केस, ये हो गया सेकंड केस। दोनों में ज्यादा नीचे कौन है, m? फर्स्ट केस में m नीचे है कि सेकंड केस में, इतना बता दो। सेकंड केस में, तो इस वाले को हम मानते हैं ग्राउंड। ठीक है, हमने आपको कई बार बताया जो सबसे नीचे होता है उसको मान लिया करो ग्राउंड। ठीक है, तो इसको हम मानते हैं ग्राउंड, ये हमने कंसीडर किया ग्राउंड। ठीक है, अब ये हमारी हो गई ग्राउंड वाली पोजीशन, ग्राउंड हो गया। और इनिशियली ये फर्स्ट ब्लॉक जो है ग्राउंड से कितना ऊपर है, L। देख लो सब लोग, ये बात क्लियर हो रही कि नहीं हो रही। इस पॉइंट को मान लिया ग्राउंड, तो ग्राउंड से L ऊपर होगा ये। ठीक है, यहां तक क्लियर है। ठीक है, एक काम और करते हैं, जब इसको ग्राउंड माना है तो ये फर्स्ट वाले ब्लॉक की हाइट भी लेनी पड़ेगी। ठीक है, तो इसकी ग्राउंड से हाइट कंसीडर करते हैं h1, इसको ले लिया h1।
ठीक है, तो इस केस में भी H1 होगा ग्राउंड से। इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है, ये बताओ। अगर हम इसको ग्राउंड कंसीडर कर रहे हैं तो इस वाले ब्लॉक की भी ग्राउंड से हाइट हमें लेनी पड़ेगी। ठीक है, देख लो सब लोग, आप क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है ये बताओ। बहुत अच्छे से, इतना क्लियर है। चलो अब हम इसमें एक काम करते हैं, फर्स्ट केस और सेकंड केस में लगाते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। सारे क्वेश्चन एक ही मेथड से हम लोग कर रहे हैं, बाय लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ठीक है, तो आप क्या लिखेंगे, टोटल एनर्जी इन फर्स्ट केस इक्वल टू टोटल एनर्जी इन सेकंड केस। बताओ, ये बात क्लियर है बेटा। फर्स्ट और सेकंड केस में एनर्जी कंजर्व होगी, देखो। ठीक है इतना। अब आप फर्स्ट केस की टोटल एनर्जी देखो। फर्स्ट केस में जो ये वाला ब्लॉक है एम, ये हाइट पर है ग्राउंड से कि नहीं है? फर्स्ट वाला ब्लॉक ग्राउंड से कुछ हाइट पर है कि नहीं है, ये बताओ। हाइट पर है, एल हाइट पर। तो इसकी इक्वेशन क्या हो, इसमें पोटेंशियल एनर्जी होगी, कितनी होगी, एम जी एल। एल का मतलब ये वाली हाइट। ठीक है, बात समझ में आ रही है। दोनों ब्लॉक इनिशियली रखे हुए हैं। ठीक है, अगर दोनों रुके हुए रहेंगे तो इनमें काइनेटिक एनर्जी नहीं होगी, दोनों ब्लॉक की काइनेटिक एनर्जी होगी जीरो। ठीक है ना, इसकी काइनेटिक एनर्जी भी जीरो, इसकी काइनेटिक एनर्जी भी जीरो। ठीक है, स्प्रिंग कैसी है, स्ट्रेच्ड है कि अनस्ट्रेच्ड है, ये बताओ। इनिशियली स्प्रिंग कैसी है, स्ट्रेच्ड। अनस्ट्रेच्ड है, स्प्रिंग में भी कोई एनर्जी नहीं होगी। ठीक है ना, हाँ। लेकिन ये वाला ब्लॉक भी कुछ हाइट पर है, ये वाला ब्लॉक कितनी हाइट पर है, देखो। ये H1, तो इसकी भी पोटेंशियल एनर्जी होगी mgH1। ठीक है, बस इसके अलावा कोई और एनर्जी नहीं है इनिशियली। देखो बेटा, समझ में आ रही बात कि नहीं आ रही? ठीक है, क्लियर हो रहा है इतना। चलो अब हम देखते हैं सेकंड केस में। सेकंड केस में कौन कौन सी एनर्जी हमारे पास में है। इस वाले केस में ये वाला आ गया ग्राउंड पर, इसकी पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी जीरो। ठीक है, ये वाला ब्लॉक ग्राउंड पर आ गया, पोटेंशियल एनर्जी जीरो। लेकिन ये वाला ब्लॉक तो उतनी ही हाइट पर है, भले ही इसने कांटेक्ट छोड़ दिया हो। ठीक है, लेकिन नियरली वही हाइट पर होगा, तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी mgH1। ठीक है, बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? वही रहेगी, प्लस इसकी स्पीड कितनी आ चुकी है, v के इक्वल, तो इसमें होगी काइनेटिक एनर्जी हाफ mv² प्लस दूसरा वाला ब्लॉक भी उसी स्पीड से जा रहा है, इसमें भी काइनेटिक एनर्जी होगी हाफ mv² प्लस। तो बात आपको समझ में आ रही है, हाफ की एक्स स्क्वायर कहां से आया, क्योंकि स्प्रिंग स्ट्रेच्ड हो गई एक्स लेंथ से। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं। तो आप ये देखो, mgH1 और mgH1 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है ना, तो बहुत सारे लोग इसको लिखते ही नहीं है, या चेंज की बात जो लोग करते हैं वो इसको कंसीडर ही नहीं करते, तो अपन ने कंसीडर कर लिया और काट दिया, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब क्या आएगा, mgL इक्वल टू mgL इक्वल टू क्या आएगा, हाफ mv² प्लस हाफ mv² इक्वल टू क्या हो जाएगा, mv² प्लस हाफ की x² प्लस हाफ के x², इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, इसमें बेटा दो दो क्वांटिटी अननोन है। ठीक है ना, कौन कौन सी, देखो एक तो L नहीं मालूम। ठीक है, वेलोसिटी हमें फाइंड करनी है। ठीक है, तो अब हमें कुछ ऐसा करना पड़ेगा, हाँ x भी नहीं मालूम। ठीक है, L भी अननोन है, V भी अननोन है, x भी अननोन है। ठीक है ना, तो अब हम कुछ और करके इसमें x की वैल्यू लेके आते हैं कहीं से, फिर देखते हैं क्या होगा। ठीक है, बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही, ये बताओ। क्लियर है बेटा इतना? चलो अब आप इसमें देखो, अब हम इसका बनाते हैं फ्री बॉडी डायग्राम। ठीक है,
इस बॉडी का बनाते हैं फ्री बॉडी डायग्राम। ठीक है, अब आप ये देखो इसका फ्री बॉडी कैसे बनाएंगे। इसका वेट कहां लगेगा, नीचे। कितना लगेगा, mg। ठीक है, अगर रस्सी है तो रस्सी में होगा टेंशन। ठीक है, टेंशन क्या ले लिया, T। और स्प्रिंग में स्ट्रेस जैसे ही आएगा। अब आप एक बात समझना, अगर कोई स्प्रिंग है, स्प्रिंग अपनी नेचुरल लेंथ पर है और आपने इसको पकड़ के खींच दिया, स्प्रिंग को पकड़ के आपने खींच दिया, हाथ से पकड़ के खींचा, तो स्प्रिंग कहां जाना चाहेगी, वापस जाएगी कि और आगे चली जाएगी, ये बताओ। स्प्रिंग को आपने खींच के छोड़ दिया, स्प्रिंग कहां जाएगी, स्प्रिंग स्प्रिंग पीछे जाएगी, वापस जाएगी ना स्प्रिंग। तो अगर स्प्रिंग को खींचते हैं तो फोर्स लगता है अपोजिट डायरेक्शन में। तो आप ये देखो, यहां पर भी स्प्रिंग को तो आप खींच रहे हैं ना, देखो स्प्रिंग को कंप्रेस तो कर नहीं रहे, स्प्रिंग को खींचोगे तो फोर्स कहां लगेगा, अपोजिट डायरेक्शन में। ठीक है, ये लगेगा स्प्रिंग पर लगने वाला फोर्स F। फोर्स इस तरफ लगेगा ना, ये बताओ। ठीक है बेटा, बात समझ आ रही। चलो, अब ये फोर्स की वैल्यू क्या होती है स्प्रिंग के, F इक्वल टू कितना फोर्स लगेगा, kx। F इक्वल टू होता है kx, तो ये ऊपर लगने वाला फोर्स हो गया kx। अब हम इसके देखो, ये वाला एंगल थीटा है तो ये वाला एंगल भी थीटा होगा। इस kx के कुछ कंपोनेंट करते हैं, तो ऊपर वाला कंपोनेंट कहलाएगा kx cos थीटा, ये वाला kx sin थीटा। इसकी कोई जरूरत नहीं है हमें, ठीक है ना। ऊपर वाला कंपोनेंट क्या होगा, kx cos थीटा। ठीक है, यहां तक बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही, ये बताओ। क्लियर हो गया बेटा इतना। देखो, अब आप ये देखो, बैलेंस कंडीशन में mg को कौन बैलेंस कर रहा होगा, रिएक्शन फोर्स तो खत्म हो गया। रिएक्शन फोर्स तब तक लगता है जब तक कोई ब्लॉक किसी सरफेस पर रखा हो। ये तो सरफेस से ऊपर उठ गया, ठीक है, तो रिएक्शन फोर्स तो है नहीं, तो इसके वेट को कौन बैलेंस करेगा, mg इक्वल टू kx cos थीटा। बात समझ में आ रही है। इससे cos थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, cos थीटा इक्वल टू mg ओवर k। ठीक है, m की वैल्यू मालूम है, g की वैल्यू मालूम है, k की वैल्यू मालूम है। दूसरा cos थीटा हम लोग इस ट्राइंगल को देख के निकाल सकते हैं। इस ट्राइंगल में cos थीटा की वैल्यू क्या होगी, ठीक है, ये वाला पॉइंट हो गया A, हाँ mg ओवर kx। ठीक है, mg ओवर kx आ गया। अब आप ये बताओ, इक्वल टू cos थीटा की वैल्यू किसके इक्वल होगी, दूसरा। ठीक है, ये वाला पॉइंट A ले लिया, थोड़ी देर के लिए इस पॉइंट को B ले लो, ये पॉइंट C ले लो। ठीक है, तो आप ये बताओ, इस वाले ट्राइंगल से cos थीटा की वैल्यू क्या होगी, AC ओवर BC। AC ओवर BC आएगा ना। देखो m की वैल्यू कितनी गिवन है, या इकट्ठा आप mg की वैल्यू रख दो, 320 ग्राम है। ठीक है ना, चलो ऐसा लिख दो, 320 ग्राम को किलोग्राम में कन्वर्ट करने के लिए 1000 का डिवाइड करोगे, इनटू जी की वैल्यू है 10 अपॉन के की वैल्यू गिवन है 40, एक्स की वैल्यू आपको फाइंड करनी है, इक्वल टू AC कितना गिवन है, AC 0.4 0.4, और BC कितना गिवन है बेटा, BC की वैल्यू है 0.4 प्लस x। ठीक है, इजीली सॉल्व हो जाएगा, 1 2, ये 1 2। ठीक है, इसको आप लोग सॉल्व करो और जल्दी से हमें x की वैल्यू बताओ कितनी आएगी। सब लोग x की वैल्यू फाइंड करो कितनी होगी। देखो चलो, अब हमारे पास x की वैल्यू आ चुकी है 0.1। ठीक है, अब ये 0.1 वैल्यू हम कहां पुट करते हैं, इस वाले में। एक बात और समझना, अब आप ये देखो, ये यहां से यहां तक कितना था, 0.4, ये आ गया 0.5। ठीक है,
तो थीटा की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं आप लोग। देखो ये थीटा है, 0.4 आया, ये वाला आया पॉइंट, एक्स की वैल्यू 0.1, 0.4 प्लस 0.1 कितना हो गया 0.5। तो पाइथागोरस थ्योरम से ये वाली वैल्यू कितनी आ जाएगी 0.3। ठीक है, बात सबको समझ आ रही कि नहीं आ रही? ठीक है, देखो चेक कर लो इसको, ये वैल्यू 0.4, ये वाली वैल्यू 0.5, तो ये 0.3 हो जाएगा। ठीक है ना, चलो तो L की वैल्यू क्या आ गई 0.3, L की वैल्यू भी आ चुकी है, X की वैल्यू भी आ चुकी है। अब आप यहां वैल्यू पुट कर दो। ठीक है, अब इस इक्वेशन में वैल्यू पुट करो, MgL। ठीक है, M की वैल्यू क्या है 3.2, सॉरी 0.32 इंटू जी, तो ये हो जाएगा 3.2। ठीक है, हमने किलोग्राम में ले लिया, इंटू जी का मल्टीप्लाई कर दिया। L की वैल्यू है 0.3, L की वैल्यू आ चुकी है 0.3 इक्वल टू mv²। M की वैल्यू क्या होगी 0.32, ठीक है, v² प्लस हाफ, k की वैल्यू है 40, x² क्या हो जाएगा 0.1 का होल स्क्वायर। ठीक है, जल्दी से इसको सॉल्व करो और v की वैल्यू फाइंड करो। ठीक है, तो आप ये देखो ये कितना हो जाएगा 20, ये हो जाएगा 0.01, इससे आ जाएगा 0.2। ठीक है, इसका मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा 0.96 इक्वल टू 0.32 v² प्लस, ठीक है, 0.20 ऐसा लिख सकते हैं। इसमें से इसको माइनस करोगे तो आ जाएगा 0.76 इक्वल टू 0.32 v²। ठीक है, इससे इसको डिवाइड कर दो तो इससे आ जाएगा 0.76 ओवर 0.32, तो आ जाएगा 76/32 इक्वल टू v²। ठीक है, और आप सॉल्व करेंगे तो v की वैल्यू नियरली होगी 1.5 मीटर पर सेकेंड, ये इसका आंसर होगा। क्वेश्चन ये है कि एक स्प्रिंग है, शुरुआत में अनस्ट्रेच्ड है, इसके साथ एक एम ब्लॉक आपने इस तरह से इसमें ये इस तरह से ब्लॉक लगा दिया। अब आप ये बताओ स्प्रिंग अनस्ट्रेच्ड कैसे होगी? आपने ब्लॉक को हाथ से पकड़ा होगा और इसको छोड़ दिया होगा। ठीक है ना, पहले आप हाथ से पकड़े हैं, फिर आपने हटा दिया हाथ, तो एकदम से ये नीचे आएगा। ठीक है ना, ये मास नीचे आएगा, स्प्रिंग में क्या आएगा स्प्रिंग स्ट्रेच्ड हो जाएगी। सेकंड कंडीशन क्या होगी, फर्स्ट केस ये है, सेकंड केस क्या होगा इसका, ये पुली तो अपनी जगह ही रहेगी। ठीक है ना, ये वाला जो नीचे वाला पोर्शन है ये भी अपनी जगह पर ही रहेगा। ठीक है, स्प्रिंग स्ट्रेच्ड हो जाएगी और ये वाला जो ब्लॉक एम है ये थोड़ा नीचे आ जाएगा अपनी इनिशियल पोजीशन से। ठीक है, ये ब्लॉक पहले यहां पे था, पहले यहां पे था, अब ये h हाइट नीचे आ गया। चलो दोनों कंडीशन आप समझ पा रहे हैं कैसा होगा? सब लोग देख लो बेटा, क्लियर है? सबसे नीचे वाला पॉइंट होगा उसको ग्राउंड मान लेंगे, तो नेगेटिव में हमारा कभी आएगा ही नहीं। ठीक है, है आसान काम के सबसे नीचे वाला पॉइंट ले लो, उसको मान लो ग्राउंड, उसके ऊपर अगर कोई है तो उसको मान लो पोटेंशियल एनर्जी है उसमें। स्प्रिंग में अगर स्ट्रेस या कंप्रेस आ गया तो उसमें स्प्रिंग की एनर्जी आ जाएगी। अगर कहीं पर फ्रिक्शन है तो वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन आ जाएगा। 4-5 फंडामेंटल आप याद रखो, सारे